आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट है, लाइट यानी प्रकाश। चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे से कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो उसी क्रम में आज की क्लास बेहतरीन तरीके से होने वाली है। तो अगर आप लोग और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर क्लास को देख लीजिए, फिर ये वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हम इस वीडियो में अगर कोई नया जुड़ रहा है तो उसको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग का अभी तक क्या पढ़े, स्फेरिकल मिरर यही पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है तो हमने यही बताया कि एक कांच का गोला होता है जिसके एक साइड में एक भाग पर कलाई किया जाता है यानी पॉलिश चढ़ाई जाती है और दूसरे को प्रकाश का परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग कर दिए होंगे, नहीं तो आप लोग जाकर पीछे देख लेना, अच्छी तरीके से बताया गया है। आज गोलीय दर्पण से संबंधित कितने बिंदु होते हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही बिंदु क्या होता है, पहला ही बिंदु गोलीय दर्पण पे ये होता है कि ध्रुव क्या है, पोल क्या होता है। पोल मान लीजिए एक ये मेन बिंदु है, ये क्या है, मेन बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो दर्पण का, जो मिरर का, जो दर्पण का, जो मिरर का मध्य बिंदु होता है, मीडियम पॉइंट होता है, उसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट होता है, उसी को पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं। तो इस जो आपको दिख रहा है क्या, गोलीय दर्पण, इसके ही मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव के लिए क्या लिख दिया जाए, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर जो दर्पण होता है उसके जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। और आगे आओगे तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये क्या है, ये कांच का टुकड़ा है जिसके एक साइड पर क्या किया गया, कट किया गया। अगर हम लोग इसको देखें तो गोला पूरा इस तरह का बनेगा, ऐसे बनेगा। और इनके बीच में एक पॉइंट होता है, केंद्र होता है। एक कोई भी वृत्त है तो उसका एक केंद्र होता है, जो केंद्र होता है इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण का, गोले का केंद्र, गोलीय दर्पण गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। टेंशन मत लेना, इसके बाद हम लोग की चर्चा करेंगे
नंबर ऑफ इमेज, जो हमारी कल की टॉपिक थी उस पे। पहले ये वाला देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। और न्यूमेरिकल का है, उसको भी हम लोग अभी ही देखेंगे। वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र के बाद आता है आपका फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? तो ये आप लोग को पता जो हो गया वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र ये होता है कि गोले का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना हो गया। अब क्या है फोकस? फोकस क्या है? फोकस किसे कहते हैं? फोकस क्या है? जो ये P है और ये C है, इसी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे F कहते हैं। F कहते हैं। जब हम प्रतिबिंब कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ से फोकस जाएगा, तो वहां पर आपको ये सब बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छी चीज में आप लोग को ये सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि वक्रता केंद्र भी पता होना चाहिए, फोकस भी, पोल भी, और वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए, C और P के बीच की दूरी, बीच के एक बिंदु होता है जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, उसी को फोकस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P तथा C के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे F से प्रदर्शित करते हैं। P तथा C के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये C है, ये F P है, इसके दोनों के बीच की जो है बिंदु है उसी को F कहते हैं। फिर उसके बाद अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से, छोड़ो ये सब बात, गोले की त्रिज्या को जानते हो? गोले की त्रिज्या को जानते हो? ये मान लीजिए क्या है, गोला है, इसका ये क्या होता है, केंद्र होता है। जैसे हम लोग C से भी दिखा देते हैं, O से भी दिखाते हैं, A से भी दिखा देते हैं। तो इतना आपको पता हुआ, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? बोलिए, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह यहां से C से P तक की दूरी को क्या कहेंगे? ये पूरा गोला है, एक क्या है, गोला है। C से P तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। यानी हम लोग इस तरह कहेंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र C तथा, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर दें तो ये सवाल लिख उठेगा अच्छी तरीके से, नहीं तो कर खराब जाएगा काम। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब और आगे आओ, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, इतना हो सब हो गया। फोकस दूरी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये भी जरूरी है। यहां पर हेडिंग बना लो, फोकस क्या होता है, दूरी। इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। फिर से सुनिए, एफ से पी तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो हम लोग इस तरह लिख देंगे, एफ से पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एफ से पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इतना हो गया। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपको ये बता दूं, जब सी को भी क्या करें, सी पर भी आए लाइन, कोई लाइन ड्रा हो जो सी पर भी हो, एफ पर और पी पर, इन तीनों को मिला दे, कोई रेखा इन तीनों को जो मिला देती है उन्हीं को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी इन तीनों से होकर जाने वाली कोई भी रेखा हो, इन तीनों से जाने वाली कोई रेखा हो, होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। हेडिंग बनाओ, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, सी एफ तथा पी से होकर जाने वाली रेखा को, होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। कहते हैं। इतना हो गया। ये सब जो है वो सब खास पॉइंट है जो आपके गोलीय दर्पण के मेन पॉइंट है, उन सब यही है। 1 मिनट का टाइम तो आ रहा हूँ, 1 मिनट 30 सेकेंड। हाँ चलो फिर से एक बार देख लीजिए। ध्रुव क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ मिरर को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, यानी P तथा C के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यही जो आपको P दिख रहा है, C दिख रहा है, P है आपका ध्रुव तथा C क्या है, C है आपका वक्रता केंद्र। इन्हीं के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, यानी इसे F से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी क्या है, F से P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
इतना हो गया। अब हम लोग कल वाली टॉपिक स्टार्ट करें, नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसे क्या करते हैं, इरेज करेंगे। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया। और अगर आपको कंटेंट में थोड़ा सा भी ये दिख रहा हो कि हाँ कंटेंट तो बहुत मजेदार है या बहुत आपके लिए उचित है कि थ्योरी के साथ क्लास हो रही है, तो आप लोग को ऐसी क्लास तो यूट्यूब पे पता नहीं, हमने तो नहीं देखा है, पर आप लोग अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह यूट्यूब पर ना मिला है, मुझे तो नहीं मिला कभी। मैंने देखा है कि कभी इस तरह कोई जो टीचर पढ़ा रहा हो, पूरी थ्योरी दे रहा हो, कोई एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हो। हाँ, एमसीक्यू लेकर आते हैं, करा देते हैं। अब कहाँ से एमसीक्यू लाए हैं कोई पता नहीं। एमसीक्यू लेकर आते हैं, कराते हैं, ये मैंने भी देखा। थ्योरी कराते हुए ये नहीं देखा भाई, सच कहूँ तो। अगर आप लोग को मजा आ रही हो क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। अब आता है हमारा क्या, नंबर ऑफ इमेज। क्या नंबर ऑफ इमेज, ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब की संख्या। ये आपको बता दो, ये प्लेन मिरर के लिए है, समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण आपका क्या हिस्सा होता है, मान लीजिए ये है, इसके नीचे साइड हम लोग कलाई कर देंगे तो ये हमारा समतल दर्पण बन जाएगा। फिर उसी तरह एक को इस तरह रखें और इसको क्या किया, इस तरह हम लोग कर दिए, कलाई कर दिए, तो ये भी हमारा क्या बन गया, समतल दर्पण बन गया। इन दोनों रेखाओं के बीच थीटा एंगल बनता है। अगर हम लोग कोई भी वस्तु इनके बीच रख देता हूं, जैसे हम लोग मान लो खिलौना में एक गाड़ी लाया, इनके बीच रख दिया और हमसे पूछा गया कि ये इसमें अब कितने इमेज बनेंगे, तो आपको क्या करना होगा, कैसे बताना होगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा पूछता है, मैंने कल चर्चा किया पर टाइम नहीं था इसलिए नहीं पूरा बता पाया। आज की क्लास में ये पूरा खत्म होगा। तो आपको मात्र यही सूत्र याद करना है, 360 अपान में थीटा। कितना, 360 अपान में थीटा। इसके दो प्रकार बनते हैं, एक बनता है ऑड यानी विषम बनता है, और एक बनता है इवन। एक बनता है इवन यानी इवन बनता है जो होता है सम। एक होता है ऑड, एक होता है इवन। ऑड यानी विषम और इवन होता है सम। विषम क्या है, जो दो से कट ना पाए, यानी जो दो से ना कटे उसे विषम कहते हैं। जो दो से ना कटे, विषम में ये लिख लेना और इवन में ये लिख लेना, जो दो से कट जाए, कट जाए। अगर क्या होता है, जो दो से ना कटे यानी विषम, अगर विषम संख्या आती है तो उसी को आंसर मान लेंगे। अगर विषम में 3 आ गया तो 3 ही प्रतिबिंब बनेगा, अगर 5 आ गया तो 5 ही बनेगा, अगर 11 आ गया तो 11 ही बनेगा। इसमें समान रहता है आंसर, जितना आपको काटने पर आए उतना ही आप लोग लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। पर इसके लिए एक होता है
अगर आपका सम आ गया, जैसे मान लीजिए 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, ये 2 से कट जाएगा, इसमें एक माइनस करोगे आ जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा। यानी इसमें एक घटा दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है। बस इतना आप लोग समझिए। फिर जैसे अब ये कैसे समझ में आएगा, तो रुको मैं क्वेश्चन लेकर हल कराता हूँ, फिर उसमें समझिए। मान लीजिए, हाँ कभी कभी एक बात होता है, कह देता है कि एक इस पे अभिलंब को खींच दिया गया है, अभिलंब खींच दिया गया है इस तरह, जो आपको इसका थीटा का मान ना देकर इसका मान दे देगा। मान लीजिए इसका मान 45 दे दिया, तो आपको क्या करना होगा, आपको 90 में से 45 का माइनस कर दोगे तो 45 आ जाएगा। थीटा का मान इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। अभी दिया तो नहीं है पर दे देगा आगे चलकर, तो उसकी तैयारी आज ही कर लिया जाए। तो अगर मान लीजिए कितना, हाँ थीटा का मान अगर 30 दे दिया जाए, थीटा का मान 30 दे दिया जाए, यानी इस तरह कुछ जब क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस तरह, इस तरह प्रतिबिंब चित्र को देखकर प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह आता है आपका क्वेश्चन। और चित्र इस तरह बना देगा, नीचे कलई कर दे, इधर भी कलई हो गया, यहाँ पर क्या कहेगा, थीटा का मान हो गया 30 आपका, यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। अब इसका बता पूछ रहा है कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको हमने सूत्र क्या बताया है, 360। थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान यहाँ पर देखिए 30 दिया गया। जब 360 दिया है और थीटा जो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। 360 बटे का थीटा का मान कितना दिया है, 30 दिया है, तो 0 से 0 से 0 काट दिया, 3 से इसे काटेंगे, 3 1 में 3, 3 दूनी का 6 हो जाएगा कितना, 12 हो गया। अब 12 2 से कट जाएगा, इवन संख्या है, इवन नंबर है। जब इवन आएगा तो एक क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो आ जाएगा 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही एक और क्वेश्चन ले लिया जाए न्यूमेरिकल का, इस तरह प्रतिबिंब दे दिया जाए और यहाँ पर कह दिया जाए 40 अंश है, ये ऑड के लिए है, इस तरह दे दिया जाए और कह दिया कि 40 का है, ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आपका सूत्र होता है 360 बटे का थीटा, क्या होता है 360 बटे का थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 40 दिया है, 40 रखेंगे और 4 9 का कितना हो जाता है 36, और जब भी ऑड आएगा तो उसे क्या कर देंगे, यही आंसर कर देंगे। इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताना होगा, इस तरह ये मान लीजिए ये है, ये है, ये है, यहाँ पर किया और थीटा का मान है 60 और यहाँ ये वस्तु है। अब बताओ ये कि प्रतिबिंब का कितना बनेगा, ये वाला क्या है, ये वाला आपका वर्क है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। प्रतिबिंब बताना है कितना बनेगा, थीटा का मान आपको 60 दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना है, हम लोग कल प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।